हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज हम क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेकर आए हैं। ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में बहुत वीबीआई चैप्टर्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये बहुत वीबीआई चैप्टर है, इसको समझिएगा खूब अच्छे से। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो चैप्टर है, ये जो है आपका बता इसमें क्लासिफाई किया जाएगा इस चैप्टर में कि कौन सा तत्व या एलिमेंट, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं और हिंदी में तत्व बोलते हैं, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, और मतलब किसका मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीज आज देखेंगे। मेटल और मेटल का रिएक्शंस, नॉन मेटल का रिएक्शंस, और मेटल का प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग देखेंगे। चैप्टर जो है हमारा वो है, देखिए, चैप्टर है 3। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है और एनसीईआरटी चैप्टर 3 पर आधारित हमने नोट्स बनाया है। ये मेरा नोट्स है जो पीडीएफ के फॉर्म में है। ये चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर जो 3 है, मेटल और नॉन मेटल, क्लास 10th का, उसी पर आधारित मतलब ये आपका नोट्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स का मतलब धातु होता है और नॉन मेटल्स का मतलब अधातु होता है। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के पर्पज से ये बनाया गया है। देखिए, इसमें इंडेक्स क्या क्या है, ये पूरे पूरे आपका एनसीईआरटी बुक को कवर करती है। ये एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए ये मतलब कि कंटेंट तैयार किया गया है, पीडीएफ तैयार किया गया है, बनाया गया है नोट्स। देखिए, ये बहुत वीबीआई है। इसमें टॉपिक क्या क्या एनसीईआरटी में पढ़ना है, उसी को वन वीडियो में हम ये चैप्टर को हम मतलब क्लियर करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है सीबीएसई के लिए या बिहार बोर्ड के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, 1 नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ये एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। दूसरा नंबर है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। पहला नंबर है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मेटल को टच करने पर, छूने पर कैसा महसूस होता है, देखने पर वो सब, रंग उसका कैसा है, रूप कैसा है, आकार कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दूसरा नंबर है टॉपिक। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका रिएक्शंस कैसे होंगे दूसरे पदार्थों के साथ या सब्सटेंसों के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, ये सब बताएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। तो ये 3 से 5 मार्क्स में, 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए, तीसरा होता है रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज जो होगा, तीसरा नंबर रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज आपका 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल एक मेटल का मतलब रिएक्टिव सीरीज होता है जिसमें सबसे ऊपर आपका होता है पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही जल्दी रिएक्शंस करता है। उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। 4 नंबर है हमारा टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट आयनिक बॉन्ड। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा मतलब बॉन्ड बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें जो होता है कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब मेटल जो होंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, और नॉन मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक होगा पॉजिटिव आयन
जो मेटल का भाग होगा, और एक होगा निगेटिव आयन जो मतलब नॉन मेटल का भाग होगा। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं एन आयन, और निगेटिव आयन को बोलेंगे केटायन। देखिए निगेटिव आयन को सॉरी पॉजिटिव आयन को बोलेंगे पॉजिटिव आयन एक होगा, एक निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन पर प्लस चार्ज होगा, निगेटिव आयन पर माइनस चार्ज होगा। एक केटायन होगा, एक एनायन होगा। देखिए 5वां नंबर है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स एंड मेटलर्जी। ये 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और 4 जो था वो 3 to 5 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स एंड मेटलर्जी मतलब मेटल्स एंड मेटलर्जी का मतलब एक्सट्रैक्ट, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, अ, इसको बोलते हैं मेटलर्जी। धातु को प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसी को मेटलर्जी बोलते हैं। धातु मतलब मेटल। जैसे आपका मतलब कि आयरन कैसे निकाला जाएगा, एल्युमिनियम कैसे निकाला जाएगा, उसके ओर्स से जो मतलब कि निकाला जाता है, ओर्स के मदद से जो निकाला जाता है, मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं मेटलर्जी। देखिए 6 नंबर टॉपिक है कोरोशन एंड प्रिवेंशन एलोएज। कोरोशन मतलब कि ये कोरोशन का मतलब मेटल के ऊपर जो मतलब जंग लग जाता है या मेटल खराब होने लगता है एयर से रिएक्ट करके या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इसको कोरोशन बोलते हैं। ये कोरोशन 6 नंबर, देखिए 6 नंबर कोरोशन बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एलोए मतलब एलोए बनाकर उसको प्रिवेंट किया जाता है, मतलब उसको खराब होने से, एयर से रिएक्ट करने से बचाया जाता है। जैसे बना लिया जाता है, पीतल बना लिया जाता है, या मतलब कि एलॉय का प्रिवेंशन किया जाता है। 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिलाकर एक एलॉय बनाया जाता है ताकि उसको बचाया जा सके। उसका मतलब कि उसमें एक नया गुण हो जिसके वजह से मतलब वो एयर से रिएक्ट ना करे। या देखते होंगे कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है कि एक मेटल पर दूसरे मेटल का लेप चढ़ा दिया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए इम्पोर्टेंस रिएक्शन समरी टेबल 7 नंबर में देखिए कोरोशन एंड प्रिवेंशन। कोरोशन का मतलब जब खराब होगा, अब प्रिवेंशन मतलब उसको कैसे बचाया जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ये 2 से 3 मार्क्स में पूछता है। देखिए इम्पोर्टेंस रिएक्शन समरी टेबल्स ये होता है रिवीजन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिवीजन कराया जाएगा। और 8 नंबर जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीबीएसई एंड फिजिक्स बिहार बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये प्रैक्टिस कराया जाएगा। देखिए अगला है आपका सबसे पहला चीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है कि देखने सुनने में मेटल कैसे होंगे, चमकने में उसका लाइट कैसा होगा, वो चमकीला होगा कि वो मतलब कि उससे कोई साउंड, स्पेशल साउंड आता होगा, या मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसे कोई स्पेशल प्रकार का साउंड आएगा, वो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होगी जिसको लूस्टर बोलते हैं। ठीक है, मेटल कठोर होगा, हार्ड होगा, ये सब चीज सॉलिड होगा, ये सब चीज जो होगा वो मेटल का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है देखने सुनने छूने में कैसा है, ये होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण? तो मेटल का भौतिक गुण। मेटल का भौतिक गुण क्या होता है? एक लूस्टर। लूस्टर का मतलब होता है चमक। हर मेटल में एक चमक होता है। जैसे महिलाएं सोना का मतलब कि जेवर पहनती हैं। वो सोना क्यों पहनती हैं? क्योंकि उसमें एक प्रकार का चमक है। चांदी पहनती हैं, चांदी में भी एक चमक है। तो एक विशेष प्रकार की चमक के लिए
पहना जाता है। तो इसी को बोलते हैं मेटल्स में का लूस्टर। लूस्टर का मतलब शाइनिंग, मतलब मेटल जो होगा वो चमकीला होगा। मेटल जो होगा वो चमकीला होगा। दूसरा हार्डनेस, कठोरता, मेटल जो होगा वो हार्ड होगा। हार्ड मतलब कठोर, जैसे लोहा देखते हैं मेटल है, वो एकदम कठोर होता है, उससे मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, घर का ग्रिल गेट ये सब बनाया जाता है ताकि मतलब कि कठोर हो, कोई तोड़ ना सके, कोई नुकसान ना कर सके। तो प्रिवेंशन के मदद से बनाया, प्रिवेंशन सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जाता है। तो मेटल में क्या होता है, एक प्रकार का हार्डनेस होता है, एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम। सोडियम और पोटेशियम लिथियम ये जो होता है, ये तीन मेटल जो होंगे ये कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं, इनको चाकू के मदद से काटा जा सकता है, इनका हार्डनेस कम होता है, इनके चाकू के मदद से इनको काटा जा सकता है। तीसरा होता है, देखिए हार्डनेस हो गया। तीसरा गुण होता है फिजिकल प्रॉपर्टी मेलेबल। मेलेबल कहने का मतलब होता है कि जो जिसको पीटने पर, हैमर से हिट करने पर, हैमर से पीटने पर, जो हथौड़ा-उथौड़ा होता है, उससे पीटने पर क्या हो कि वो पीटने पर फैलता है, जैसे मेटल का शीट बनाया जाता है। जैसे कोई भी सोना है या चांदी है, जब इसका जेवर बनाया जाता है, तो उसको धीरे-धीरे पीट कर उसको फैलाया जाता है। मतलब मेलेबल कहने का मतलब जो फैले। जैसे अगर मान लीजिए शीशा पर हिट करेंगे हैमर से, तो वो टूट जाएगा, चूर हो जाएगा। तो इसका मतलब वो मेलेबल नहीं हुआ। लेकिन अगर मेटल है तो मेलेबल होगा, मतलब मेटल पर जब हिट करेंगे तो वो फैलेगा। जैसे आपको कोई भी आकार, लोहा का है, लोहा का जो सामान बनाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, लोहा को हिट करके रेड कर दिया जाता है, और उसको जिस शेप में चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कुल्हाड़ी बनाना है या मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है लोहा का, वो हम लोग क्या करते हैं, वो बना लेते हैं। जो भी मतलब सामान बनाना है वो बना लेते हैं। उसको गर्म करके और उसका मतलब इस्तेमाल करते हैं, उस पर हैमर से पीट कर उसका शेप बदल देते हैं, वो फैलता है। या मेटल का सीट बना लेते हैं, जिसका काम मतलब कि गेट दरवाजा या मतलब बहुत सारे चीज़ों में होता है, ड्राम व्राम बनाने में। तो मेटल का सीट क्यों बन जाता है, क्योंकि मेटल पर जब हिट करेंगे आप हैमर से या ये करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, तो वो फैलेगा, टूटेगा नहीं, शीशा की तरह टूटेगा नहीं, चूर नहीं होगा। देखिए दूसरा, डक्टिलिटी। मेटल में एक डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसको जब खींचेंगे तो उससे तार निकलेगा, खींचने से वायर निकलेगा। मतलब मेटल्स को जब आप, मेटल से आप एक वायर निकाल सकते हैं, तार निकाल सकते हैं, वो उसको एकदम पतला से पतला कर सकते हैं, तभी वो टूटेगा नहीं, तभी मेटल टूटेगा नहीं। उसमें एक प्रकार के विशेष गुण होती है जो डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी का कहने का मतलब, हम लोग जितना भी वायर बनाते हैं वो मेटल का ही होता है। जैसे कॉपर मेटल का वायर होता है, एल्युमिनियम मेटल का वायर होता है। तो मेटल का क्यों बनाते हैं, क्योंकि कि मेटल को मेटल से वायर खींचा जा सकता है। मेटल से वायर खींचा जा सकता है, और मेटालिक वायर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी जिससे कंडक्ट होती है, तो डक्टिलिटी का मतलब कि हम मेटल को वायर के रूप में बदल सकते हैं, उसको मतलब खींचकर पतला कर सकते हैं, पतला से पतला कर सकते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट जो मेटल होगा, पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो पास करेगा। अब कैसे पास करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए अगर कोई कहीं पर आग है, कोई आग है, स्टोव या आप गैस चूल्हा जलाएं, और जलाने के बाद उसमें अगर लकड़ी, एक कॉर्नर को, एक स्टिक है, स्टिक को अगर आप पकड़ेंगे, स्टिक को पकड़ेंगे, स्टिक मान लीजिए कि है लकड़ी का, तो एक कॉर्नर पकड़ेंगे या दूसरा कॉर्नर आग में लगाएंगे, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उससे मतलब कि हीट पास नहीं होता है, हीट पास नहीं होता है, तो हाथ नहीं जलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि लोहा का कोई रॉड या छड़ है, अगर उसको उसको आप मतलब एक एंड को पकड़ते हैं, दूसरा एंड आग में देते हैं, आग में देते हैं, आप किसी स्टोव पर, चूल्हा पर लगाकर आग में दूसरा इंड देते हैं, एक इंड को अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो आपको थोड़ा देर में हाथ जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, क्योंकि हीट ट्रेवल करके
वो कंडक्टर है हीट ट्रेवल करके एक जगह से दूसरे जगह तक चला आएगा। इसी तरह देखिए वायर के अंदर मेटल होता है और एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चले जाते हैं। मान लीजिए जहाँ तक अगर हम मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना हो वहाँ तक पोल से वायर खींचकर हम लोग ले जाते हैं। तो क्यों ले जाते हैं किस माध्यम से ले जाते हैं तो क्योंकि मतलब वायर के अंदर मेटल होता है और मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मान लीजिए उसके जगह पर कोई दूसरा चीज प्लास्टिक उलास्टिक लगा दे या मतलब रबड़ उबर लगा दे तो वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें कंडक्ट नहीं होगी। कंडक्ट जब भी होगी मेटल में होगी। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो मेटल होता है वो सिल्वर होता है। सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो ऑफ करंट को जो मतलब कि कंडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने दे, कम मतलब कि कम इलेक्ट्रिक करंट को रोक के जो अपने अंदर मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मैक्सिमम पास करने दे, वो होता है सिल्वर। सिल्वर के बाद कॉपर होता है, उससे कम लीड मरकरी ये पुअर है, इस इनसे कम इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। सबसे ज़्यादा जो गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होता है। सिल्वर से मैक्सिमम मैक्सिमम जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी हीट भी पास करते हैं। देखिए इसीलिए सिल्वर बहुत सारे गाड़ियों में जो इंजन्स में काम होता है वो सिल्वर्स का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। जो जितने भी ब्रांडेड गाड़ी होते हैं आपका मतलब कि जितने भी ब्रांडेड मतलब कि व्हीकल्स होते हैं उनका इंजन में सिल्वर्स का प्लेटिंग होता है या सिल्वर्स का बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से फ्लो करने दे। या बहुत सारा मतलब कि कार और वगैरह है उसके अंदर स्विच विच जो होता है वो सिल्वर का बनाया जाता है। स्विच या कहीं पर ज्वाइन हो वो सिल्वर का किया जाता है ताकि वो गाड़ी जो हो आराम से ऑपरेट हो सके। देखिए सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब होता है कि इसमें मतलब कि एक प्रकार की साउंड होती है। मतलब सोनोरिटी का मतलब होता है 6 नंबर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी कहने का मतलब मेटल को अगर आप पीटेंगे तो मेटल में एक प्रकार की साउंड होगी। मेटल में क्या होगा 6 नंबर सोनोरिटी मेटल में एक प्रकार का साउंड होगा। जैसे पहले के समय में स्कूल्स का जो बेल होता था वो मेटल का होता था, लोहा का होता था, उस पर दूसरे लोहा के स्टिक से मारा जाता था, वो टन 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 की आवाज आती थी। तो इसलिए मेटल का हम लोग घंटी बनाते थे स्कूलों में। क्यों स्कूल में घंटी बनाते थे क्योंकि उस पर जब आप मतलब हिट करेंगे मेटल पर तो वो टन टन का आवाज देगा। एक प्रकार का विशेष साउंड होगा जिसको मेटालिक साउंड बोलते हैं। लेकिन वही अगर आप कोई लकड़ी पर या लकड़ी के टुकड़े पर अगर आप हिट करते हैं तो वो साउंड नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है जो एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है वो मेटल से निकलता है, उसको मेटालिक साउंड कहते हैं। इसीलिए पहले के समय में जितने भी स्कूल्स होते थे उनमें जो मतलब कि जो बेल लगता था वो मतलब लोहे का मतलब या तो छड़ या तो रॉड या मतलब कि कोई प्लेट की तरह होता था और उस पर लोहे के स्टिक से हिट करते थे तो टन-टन का आवाज़ आता था। ये और वो ध्वनि जो है वो साउंड बहुत दूर तक ट्रैवल करती थी। तो इसीलिए मेटल का इस्तेमाल होता था क्योंकि मेटल में मेटालिक साउंड है। अगर मतलब किसी लकड़ी पर हिट करेंगे तो वो साउंड नहीं निकलेगा, वो साउंड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा, विशेष साउंड नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं जो विशेष साउंड निकलता है मेटल से, एक प्रकार की विशेष साउंड निकलता है उसी को बोलते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस टेम्परेचर पर कोई मेटल या कोई भी पदार्थ क्या हो मेल्ट कर जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। में 7th नंबर है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर कोई मेटल हो या मतलब कोई भी पदार्थ हो वो हिट करने पर क्या हो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई सॉलिड सॉलिड चीज लिक्विड में बदल जाए, हीट देने पर लिक्विड में बदल जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। एक्सेप्शन गैलियम एंड
सीजियम, इनको छोड़कर बाकी सब मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, हाथ पर रख दो तो पिघल जाता है। गैलियम और सीजीएम, गैलियम एंड सीजीएम जो होता है वो हाथ पर रख दीजिएगा तो भी पिघल जाता है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब जो हम लोग नॉर्मल जो जिस टेम्परेचर पर घर घर में या कहीं पर भी रहते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब जो नेचर के द्वारा खुद ब खुद जो टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब कि जो रूम बिना किसी बिना किसी इक्विपमेंट के जो मतलब कि टेम्परेचर बना हुआ रहता है, उस पर जो मेटल होगा वो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा। जैसे लोहा है, लोहा को कहीं भी रखिएगा तो सॉलिड, जब तक गर्म नहीं कीजिएगा तब तक पिघलेगा नहीं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो क्या होगा, वो सॉलिड के रूप में रहेगा। लेकिन एक मेटल है जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं लिक्विड के रूप में रहता है। जैसे मरकरी, मरकरी को डिब्बा में बांध कर रखा जाता है, वो उड़ने लगता है, या बॉटल में शीशा के बॉटल्स में रखा जाता है, नहीं तो वो उड़ने लगता है। वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी लिक्विड के रूप में होता है, रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड के रूप में होता है। तीसरा देखिए, ये हो गया 8 प्रॉपर्टी आपका हो गया मेटल्स का। अब है नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी। देखिए नॉन मेटल्स सॉलिड या गैस होते हैं। देखिए मेटल्स हमेशा सॉलिड होते हैं, मेटल्स जो होते थे वो हमेशा सॉलिड होते थे मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स जो होंगे वो सॉलिड या गैस होंगे, लिक्विड में बहुत कम होंगे। नॉन मेटल जो होंगे या तो वो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे। एक्सेप्शन ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे। दूसरा, नॉन मेटल्स नॉट मिलेबल, नॉन मेटल्स जो होंगे वो मिलेबल नहीं होंगे, नॉन मेटल्स जो होंगे वो मिलेबल नहीं होते हैं। याद रखिएगा, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि नॉन मेटल को जब हिट करेंगे, देखिए नॉन मेटल पर जब हिट करेंगे तो वो क्या होगा, वो फैलेगा नहीं, वो टूट जाएगा, डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल से कोई भी वायर, तार और वगैरह नहीं निकालते हैं, खींचते हैं। मतलब जैसे कॉपर से तार निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम से तार निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल से वायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ना ही मेलेबल है, ना ही उसका सीट बना सकते हैं, मतलब कि हैमर से मारकर नहीं उसको फैला सकते हैं, तो मेलेबल भी नहीं है। जैसे आप नॉन मेटल पर हैमर का प्रहार करेंगे तो वो टूट जाएगा, चूर हो जाएगा, और ना ही डक्टाइल होता है, ना ही उससे वायर निकाल सकते हैं। ये मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखिए नॉन मेटल्स का अगला प्रॉपर्टी जो है, नॉन मेटल्स का जो अगला प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल्स, देखिए नॉन मेटल्स जो होता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। याद रखिएगा, नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो हो गए वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन मेटल से ना ही हीट पास करेगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई नॉन मेटल है, उसका एक इंड को अगर आग में डालते हैं, दूसरे इंड को मतलब आप पकड़ के रखते हैं, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल से हीट पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है या लकड़ी का स्टिक्स है, अगर एक कॉर्नर को आप चूल्हे पर जलाते हैं और दूसरा कॉर्नर लकड़ी का पकड़े रहते हैं तो आपका हाथ नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन अगर वही लोहा का रॉड लगाएंगे और उस तरह से करेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो देखिए क्यों जला, क्योंकि वो कंडक्टर है और नॉन मेटल कंडक्टर नहीं है। देखिए कंडक्टर दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि रबड़ से, प्लास्टिक से, ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। इसीलिए जब देखते हैं, जब मतलब कि बिजली उजली बनाते हैं
तो बनाते वक्त लोग पोल पर जो होता है, लाइन के पोल पर, बिजली के इलेक्ट्रिक पोल पर क्या करते हैं, स्टिक, सूखा हुआ स्टिक्स, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें करंट पास नहीं होगा। अगर लोहा का छड़ से कोई बिजली बनाने जाए पोल पर तो उसको करंट लग जाएगा। तो देखिए, सिर्फ नॉन मेटल में ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जैसे आप ग्रेफाइट कहाँ होगा, तो आप देखे होंगे कि जो पेंसिल का नोक होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, जो होता है पेंसिल जो होता है जिससे बच्चे लिखते हैं, उस पेंसिल में एक ब्लैक प्रकार का, मतलब उसका नोक होता है, जो मतलब कि उसका लिखने वाला जो पोजीशन होता है ब्लैक टाइप का, जब आप कटर से छीलेंगे तो ब्लैक टाइप का निकलेगा। वो जो छड़ लगा होता है उसके अंदर, वो ग्रेफाइट का होता है, जिसकी मदद से आप लोग पेंसिल से लिखते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। अगर आप उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराना चाहेंगे तो पास करेगा। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल एकदम सॉफ्ट होता है, मतलब ये टूट सकता है, हैमर से मारने पर चूर हो सकता है। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड होते हैं। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, लोहा से भी ज्यादा हार्ड होता है। नॉन मेटल्स लूस्टर नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स में लूस्टर नहीं होते हैं, मतलब नॉन मेटल में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। जैसे हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं मेटल्स में कौन सी चीज का ज्वेलरी पहनते हैं, तो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं मेटल्स में, ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे सोना का, चांदी का, ये सब का ज्वेलरी पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, अट्रैक्शन है, इसलिए। लेकिन नॉन मेटल में लूस्टर नहीं होता है, उस तरह का चमक नहीं होता है। सिर्फ नॉन मेटल में आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें चमक होता है, ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, मतलब नॉन मेटल से कोई विशेष साउंड नहीं निकलेगी। नॉन मेटल पर अगर आप हिट करेंगे या चोट पहुंचाएंगे तो वो विशेष साउंड नहीं निकलेगी। जैसे लोहा के बेल पर मारते थे स्कूल के समय, लोहा का बेल बजाते थे स्कूल के समय, तो क्या होता था, उससे एक साउंड निकलता था। लेकिन नॉन मेटल से वैसा कोई भी साउंड मेटालिक साउंड की तरह नहीं निकलेगा। दूसरा, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल कंपैरिजन टेबल। देखिए, ये सब एनसीईआरटी से के हिसाब से ये बनाया हुआ पूरा नोट्स है। देखिए, बहुत वीवीआई नोट्स है, इसको समझिएगा। मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल कंपैरिजन टेबल्स। मेटल और नॉन मेटल का कंपैरिजन टेबल्स क्या है, इसको समझिए। प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल में प्रॉपर्टी क्या होगा। देखिए, तो मेटल, देखिए पहला नंबर यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी में यहाँ मेटल है, यहाँ नॉन मेटल है, इनका कंपैरिजन करा रहे हैं प्रॉपर्टी के आधार पर। मेटल और नॉन मेटल का कंपैरिजन करा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा लूस्टर, तो मेटल शाइनी होगा। देखिए, मेटल शाइनी होगा, मेटल में एक प्रकार का चमक होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होगा, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल में चमक नहीं होता। आयोडीन चमकीला होता है नॉन मेटल। तो या समझ गए, लूस्टर के आधार पर डिफरेंस इनका बता दिए कि मेटल जो होगा शाइनी होगा, चमकीला होगा, नॉन मेटल चमकीला नहीं होगा। आयोडीन सिर्फ चमकीला नॉन मेटल होता है, वो एक्सेप्शन है। देखिए, हार्डनेस, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, जैसे लोहा है, सिल्वर है, तांबा है, ये सब हार्ड है। तो लोहा क्या होता है, मतलब कि मेटल क्या होता है, वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है, उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल हमेशा सॉफ्ट होते हैं, डायमंड को छोड़कर। डायमंड एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। डायमंड को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं, सब सॉफ्ट होते हैं। याद रखिएगा, नॉन मेटल या तो
गैस के रूप में या तो सॉलिड के रूप में पाया जाता है। नॉन मेटल लिक्विड के रूप में कम पाया जाता है, लिक्विड के रूप में कम पाया जाता है। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब किसी को पीट कर उसका चादर बनाया जाना, मतलब कि मेलेबल, अगर कोई चीज़ मेलेबल है, मेलेबिलिटी उसका चेक करेंगे। तो अगर किसी का मतलब कि सीट बनाया जा सकता है उसका, जैसे मेटल का सीट बनाया जाता है, मेटल का सीट बनाया जाता है, तो क्या होता है, अगर मेटल पर हैमर से मारेंगे तो वो फैल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। यही है मेलेबिलिटी, फैल जाएगा। तो क्या होता है, हमारा मेटल जो होगा वो मेलेबल होगा, मतलब कि वो उस पर हिट करने से वो टूटेगा नहीं, फैलेगा। देखिए मेलेबल होगा। और ब्रिटल, नॉन मेटल होगा, ब्रिटल होगा, मतलब नॉन नॉन नॉट मेलेबल, मेलेबल नहीं होगा नॉन मेटल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भंगुर होता है, मतलब इस पर जब भी हैमर मारेंगे ये चूर हो जाएगा। जैसे शीशा पर हैमर का इस्तेमाल करें, वो चूर हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं। तो नॉन मेटल हमारा मतलब कि जैसे शीशा हुआ, जिसको पर हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो चूर हो जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं। लेकिन लोहा पर अगर कितना हैमर मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो फैल जाएगा। देखिए तीसरा होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अगला होता है डक्टिलिटी। तो मेटल डक्टाइल होता है, मेटल से वायर निकाल सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल से वायर नहीं निकाल सकते हैं, नॉन मेटल से वायर नहीं निकाल सकते हैं। देखिए तो नॉट डक्टाइल होता है, नॉन मेटल नॉट डक्टाइल होता है। देखिए सबसे हीट का गुड कंडक्टर है एजी। एजी मतलब हमारा कौन होगा, एजी, एजी होता है, सिल्वर को बोलते हैं एजी, सबसे गुड कंडक्टर है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और यहाँ पर हमारा देखिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, मतलब सारे जितने भी नॉन मेटल है, देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट का गुड कंडक्टर होते हैं, उनसे हीट पास करता है। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल से हीट पास नहीं करता है। सिर्फ ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जिससे हीट पास करता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जो नॉन मेटल होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मेटल से पास करेगा, लेकिन नॉन मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, नॉन मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। देखिए स्टेट, नॉन मेटल जो होगा, देखिए नॉन मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। Hg मतलब मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल में मरकरी ऐसा होगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा, नॉन मेटल में मरकरी होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और लेकिन नॉन मेटल में जो सॉरी, सॉरी, नॉन मेटल नहीं, मेटल में एक मरकरी ऐसा होगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन सारे सॉरी, मेटल में जो मरकरी होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन मेटल मरकरी को छोड़कर सारे मेटल्स वो हमारा सॉलिड रूप में होते हैं। मरकरी को छोड़कर सारे मेटल्स का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सब सॉलिड होता है। सिर्फ मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। देखिए और हमारा नॉन मेटल का स्टेट क्या होगा, तो नॉन मेटल या तो सॉलिड होगा या तो गैसियस फॉर्म में होगा, दो ही फॉर्म में नॉन मेटल पाया जाता है, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। सोनरिटी मतलब इसमें इसमें एक प्रकार का साउंड होगा, सोनरिटी मतलब एक प्रकार का साउंड। तो सोनरिटी क्या होगा, तो मेटल जो होगा वो सोनोरस होगा। सोनोरस कहने का मतलब इसमें एक विशेष प्रकार की साउंड होगी जिसको मेटालिक साउंड बोलते हैं। जैसे टन टन का आवाज, खन खन का आवाज, अगर मेटल को आप पीटते हैं तो एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है, जिसको सोनरिटी जो इसका होगा सोनोरस होगा। और ये नॉट सोनोरस मतलब नॉन मेटल को जब आप पीटेंगे तो उसमें से कोई भी साउंड नहीं निकलेगा। और मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब मेटल को जब हीट करेंगे, तब बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तभी वो क्या होगा, तभी वो
मेल्ट करेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड बनेगा। लेकिन नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड को छोड़कर। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। डायमंड एक नॉन मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम ट्रिक्स MMDCSS मतलब मेटर और देखिए याद करने का तरीका, याद कैसे करेंगे कि एग्जाम में एग्जाम ट्रिक कैसे होगा ये याद रखिएगा, ये बहुत VVI है। MMDCS मतलब मेटल आर मेलेबल, मेटल आर डक्टाइल। देखिए मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल, कंडक्टर, सोनोरस। मतलब मेटल जो होगा वो मेलेबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा, कंडक्टर भी होगा, सोनोरस भी होगा। मतलब मेलेबल मतलब उसका मेटल का शीट बनाया जा सकता है, मेटल को फैलाया जा सकता है। मेटल डक्टाइल होगा, उससे वायर बना सकते हैं। मेटल कंडक्टर होगा मतलब उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। मेटल सोनोरस होगा मतलब मेटल में एक विशेष प्रकार की साउंड होगी जिसको सोनोरस बोलेंगे या मेटालिक साउंड बोलेंगे। देखिए उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, मेटल मेटल जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। मेटल जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। मेटल का क्या बनाएगा? ऑक्साइड, याद रखिएगा। मेटल जो होगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑ- ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। KNA बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, किरोसिन में रखते हैं। मतलब कि सोडियम पोटेशियम बहुत तेज रिएक्टिव हो करती है, मतलब बहुत तेज रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको एयर के संपर्क में नहीं रखते हैं। एयर से संपर्क तोड़ने के लिए उसको केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। किसको? तो सोडियम और पोटेशियम को। बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है ये। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। देखिए सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, सॉरी पोटेशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। ये अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, 2K+O2, 2K+O2, K2O। तो इसको बैलेंस कर दिए, दो दो लगाकर बैलेंस कर दिए तो ये पोटेशियम ऑक्साइड बना। मतलब पोटेशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। उसी तरह से जब सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ये सोडियम ऑक्साइड है। फिर बैलेंस कर दिए। मैग्नीशियम विथ वाइट फ्लेम, जब मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो वाइट ऐश होता है, इसका फ्लेम भी वाइट होता है। देखिएगा उसके बाद कॉपर जो होगा, कॉपर बर्न नहीं होता है। कॉपर कॉपर बर्न नहीं होगा, ब्लैक लेयर बनाता है। ब्लैक लेयर, जब कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जो होगा वो बर्न नहीं होगा, लेयर बनाता है। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। देखिए उसी तरह एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह फेरस बर्न ऑन फीलिंग्स, Fe फीलिंग्स फ्लेम में विगरस बर्न करते हैं। देखिए Fe बर्न्स ओनली फीलिंग, Fe भी बर्न करता है। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्साइड मतलब जंग जो लगना होता है, लोहा में जो जंग लगता है वो एक प्रकार लोहा Fe, मतलब लोहा जो होता है उसका मतलब सिंबल क्या होता है? Fe। आयरन का सिंबल Fe होता है। आयरन भी बर्न करता है। कैसे बर्न करता है? जब ऑक्सीजन से कोई चीज रिएक्ट करता है तो वो बर्निंग ही कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे कि आयरन में जंग लग जाता है, वो जंग क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट कर गया, तो वही बर्निंग हुआ। AgAu रिएक्ट नॉट विथ ऑक्सीजन इवन
हाई टेम्परेचर। देखिए सिल्वर और आपका गोल्ड, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड। एजी जो है सिल्वर है, एजी जो है सिल्वर है, एयू जो है वो गोल्ड है। तो सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए देखते हैं महिलाएं पहनती है जेवर, कोई भी ज्वेलरी पहनती है वो सिल्वर सिल्वर या गोल्ड का पहनती हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक चमक उसका बाकी रहता है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कुछ मेटल्स ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि कोई मेटल एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के भी साथ रिएक्ट करेगा। मेटल को बोलते हैं, उस मेटल से जो ऑक्साइड बनता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन्हीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब वो मेटल जो अ, जो मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के भी साथ रिएक्शन करेगा, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ऑक्साइड बना। तो देखिए यहाँ पर ये ए एल टू ओ थ्री HCl के साथ रिएक्ट किया, मतलब ए टू Al2O3 ये हमारा क्या है, मेटल है। और सी 6HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। तो कहने का मतलब है इसका ऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर HCl एसिड के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड को करा दिए, और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है वो सब बेस होता है। तो NaOH के साथ Al2O3 का रिएक्ट करा दिए। देखिए यहाँ पर रिएक्ट करा दिए, यहाँ पर हमने रिएक्ट करा दिया ए टू Al2O3, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ, तो हमारा रिएक्शन NaOH के साथ हुआ, और सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट बना और वाटर बना। तो अगर कोई ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ और एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता हो तो वो एमोफेट्रिक एमोफेट्रिक मेटल एम्फोटेरिक मेटल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जेडन जिंक का ऑक्साइड HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो जिंक हमारा क्या है, या जिंक क्या है, देखिए जिंक जो है, जिंक का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड। ये HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट किया और बनाया ZnCl2 प्लस H2O, ZnCl2 प्लस H2O। तो एसिड के साथ भी ZnO रिएक्ट कर गया, और ZnO NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट किया और जिंकेट बनाया, सोडियम जिंकेट बना दिया। यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनाया प्लस वाटर बनाया। याद रखिएगा ये चीज बहुत VVI है। एनोडाइजिंग एग्जाम में पूछा जाता है। एनोडाइजिंग का मतलब होता है एल्युमिनियम पर थिक ऑक्साइड लेयर बनाने की प्रोसेस। अगर कोई भी मतलब एल्युमिनियम पर ऑक्साइड बना देंगे, ऑक्साइड का लेयर, तो उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। एल्युमिनियम पर थिक ऑक्साइड लेयर बनाने की प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। Al को एनोड बनाते हैं और डाइल्यूट H2SO4 में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। मतलब कि एलो मतलब एल्युमिनियम को क्या करते, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड बना देंगे। देखिए
देखिए एनोड बना देंगे तो एनोड क्या होता है, एक होता है एनोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है। देखिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे उसमें दो इलेक्ट्रोड होगा। कौन कौन, एक पॉजिटिव वाला जो होगा वो एनोड होगा और जो निगेटिव वाला होगा वो कैथोड होगा। देखिए एक चीज और मिस, हम उस समय बोलने में आयन दो प्रकार के होते हैं बोल रहे थे, तो हम बोलना था, देखिए वहां पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। आयन के बारे में हमने बोला था, जो पॉजिटिव आयन होता है उसको केटायन बोलते हैं, याद रखिएगा। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको केटायन बोलते हैं और जो निगेटिव आयन होता है उसको एनायन बोलते हैं। मतलब जैसे कैल्शियम पर दो प्लस चार्ज होगा, मतलब Ca++, तो कैल्शियम का ये कैल्शियम आयन को केटायन में जोड़ेंगे, एल्युमिनियम आयन भी केटायन होगा, और मतलब जो भी मतलब मेटल का जो आयन बनेगा वो केटायन होगा, और नॉन मेटल का जो आयन बनेगा वो एनायन होगा। नॉन मेटल का जो आयन होगा वो एनायन होगा। तो याद रखिएगा, तो मेटल और इलेक्ट्रोड कैथोड जो होता है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा इलेक्ट्रोड का वो हमारा एनोड कहलाएगा, और निगेटिव टर्मिनल जो होगा वो कैथोड कहलाएगा। याद रखिएगा कैथोड कहलाएगा। और आयन में जो पॉजिटिव होता है वो केटायन, जो निगेटिव होता है वो एनायन। तो देखिए इसमें एल्युमिनियम पर थिक ऑक्साइड लेयर कैसे चढ़ाते हैं, तो एल्युमिनियम को क्या करते हैं, और एनोडाइजिंग करने के लिए देखिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम को एनोड बना देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना देते हैं एल्युमिनियम को, मतलब एनोड बनाते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो रखते हैं H2SO4। जैसे आप H2SO4 जैसे बैटरी में देखते होंगे कि बैटरी में जो मतलब कि रखा जाता है, बैटरी के अंदर भी जो मतलब कि जो लिक्विड रखा जाता है वो H2SO4 होता है। तो H2SO4 क्यों रखा जाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ये एसिड है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो मतलब एसिडिक नेचर का होगा, या तो बेसिक नेचर का होगा, या सॉल्ट नेचर का होगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इसीलिए आप देखते हो कि जितने भी गाड़ी होते हैं सब में H2SO4 का सॉल्यूशन डाला हुआ होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब कि उसमें वाटर मिला हुआ होता है। देखिए में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और Al को एनोड बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर Al मतलब कि एल्युमिनियम को लगा देते हैं, तो उस पर ऑक्सीजन H2SO4 टूटेगा, SO4 जो है वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जाकर वहां पर रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम ऑक्साइड एनोड पर O2 ऑक्सीजन जो है, O2 गैस बनती है जो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा। ये लेयर Al को फर्दर कोरोशन से प्रोटेक्ट करता है। देखिए ये Al को जो Al पर Al2O3 का जो लेयर बन गया, मतलब एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बन गया जिसको एनोडाइजिंग कहते हैं। वो एनोडाइजिंग का जो लेयर बना एल्युमिनियम पर, वो एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब उसको खराब होने से बचाएगा, और डाई की जा सकती है। और देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए डाई भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब उसको रंग भी सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं। मेटल वाटर, मेटल प्लस वाटर पानी के साथ रिएक्शन। देखिए मेटल और वाटर पानी के साथ क्या रिएक्शन होगा, पानी के साथ क्या रिएक्शन होगा। देखिए दूसरा नंबर मेटल, देखिए कोल्ड सोडियम पोटेशियम जो होगा, सोडियम पोटेशियम वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। सोडियम पोटेशियम कोल्ड, देखिए मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, याद रखेंगे। देखिए याद रखेंगे यहाँ पर मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर मतलब मेटल, जब वाटर रिएक्ट करेंगे मेटल
और वाटर रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे मेटल का ऑक्साइड। देखिए, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए, मेटल हमेशा बेसिक नेचर का होता है। वाटर मतलब जो होता है आपका, मतलब कि वाटर जो होता है वो ना ही बेसिक होता है ना ही आपका एसिडिक होता है। मतलब वाटर जो होता है एसिड के साथ बेसिक नेचर शो करता है, और बेस के साथ वाटर जो होता है एसिडिक नेचर शो करता है। तो मेटल बेसिक नेचर का होगा, तो यहाँ पर वाटर जब आएगा तो यहाँ पर मेटल के साथ अपने आप को एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब मेटल के ऑक्साइड को जब फिर वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस होता है। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखिए, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और हीट पैदा होगा। देखिए, ये रिएक्शन है उसका, और इसको बाइलेंस भी किया हुआ है। देखिए, इसको बाइलेंस भी किया हुआ है, 2Na+ 2H2O, सोडियम हाइड्रो 2NaOH प्लस H2O, मतलब ये होता है। तो ये, और कैल्शियम जो होता है कोल्ड वाटर से कम रिएक्ट करता है। कैल्शियम जो होता है कोल्ड वाटर से कम रिएक्ट करता है, लेकिन कैल्शियम, देखिए कैल्शियम कैल्शियम होगा जैसे मेटल से वाटर से रिएक्ट कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को फिर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब H2 से रिएक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो देखिए, इसका रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन लिखा हुआ है Ca2H2O प्लस CaOH होल ट्वाइस अब प्लस H2O। देखिए, उसी तरह से मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जो होता है सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, याद रखेंगे। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठंडा वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के बाद फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, निकलेगा। ये है उसका रिएक्शन, ये रिएक्शन है। उसी तरह एल्युमिनियम एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम आयरन और जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक सिर्फ स्टीम वाटर से करता है। मतलब भाप से, वाटर का जो भाप बना हुआ होगा सिर्फ उसी से रिएक्ट करेगा, बाकी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, और मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए, आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए, लेकिन बाकी मेटल जैसे Pb हुआ, Cu हुआ, Ag हुआ, Au हुआ, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, तो नो रिएक्शंस लिखेंगे। ये बहुत वीवीआई टेबल है, याद रखिएगा। देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर ट्रिक याद रखिएगा। KNa कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। KNa मतलब सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम आयरन और जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक सिर्फ स्टीम से करेगा। स्टीम मतलब भाप वाला जो वाटर होगा उसी से, और बाकी जो होगा Pb, Cu, Ag,
AG, AU, ये वाटर के साथ किसी भी रूप में, वाटर के कोई भी रूप में, मतलब ठंडा वाटर हो, गर्म वाटर हो, भाप हो, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखिएगा, मेटल जब डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है? एक होता है एसिड कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें जिसमें वाटर का मात्रा मतलब कि नहीं हो, जिसमें वाटर नहीं हो, मैक्सिमम में मतलब एसिड हो। और डाइल्यूट एसिड का मतलब जिसमें मतलब कि वाटर का मात्रा ज़्यादा हो, वाटर का मात्रा ज़्यादा हो, मतलब एसिड कम हो, तो वो हमारा डाइल्यूट फॉर्म कहलाता है। तो मेटल क्या होगा? डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मेटल मैग्नीशियम है, रिएक्ट किया HCl से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला। उसी तरह एल्युमिनियम जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला। उसी तरह जिंक किया, आयरन किया, CuAg। देखिए, CuAg, Cu कहने का मतलब कॉपर, Cu कॉपर, Ag जो हुआ आपका मतलब कि सिल्वर, Au गोल्ड, ये सब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये H से नीचे होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो बाउंड्री लाइन होता है वो हाइड्रोजन का होता है, तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है ये मेटल। कौन सा? तो कॉपर, एल्युमिनियम। देखिए, एल्युमिनियम नहीं, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी कम होता है। तो HNO3 के साथ H2 गैस नहीं बनती है। याद रखिएगा, जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2 गैस नहीं बनती है। एन एन HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए, HNO3 एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mg और Mn वेरी, देखिए, Mg और Mn वेरी डाइल्यूट HNO3 से H2 बनाती है। मतलब जब आप सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज डालेंगे, मैग्नीशियम या मैग्नीज से जब रिएक्शन कराएंगे तो एच एन ओ थ्री को रिएक्शन कराएंगे तो बहुत कम हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए, एक्वा रिजिया क्या होता है? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3 को 3:1 में मिलाते हैं। देखिए, एक्वा रिजिया रिगिया एक्वा रिजिया ये जो होता है कंसंट्रेटेड HCl को, जब कंसंट्रेटेड HCl को कंसंट्रेटेड HNO3 में 3:1 रेशियो में मिलाते हैं, यह गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद ये गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। एक्वा रिजिया क्या होता है? याद रखिएगा, एक्वा रिजिया जब हम HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, मतलब उसमें वाटर नहीं हो, वाटर का मात्रा बहुत कम हो, और कंसंट्रेटेड HNO3 को जब 3:1 में मिलाते हैं तो ये सॉल्यूशन कहलाता है एक्वा रिजिया। देखिए, एक्वा रेजिया कहलाता है। और एक्वा रेजिया में क्या होता है? ये गोल्ड और प्लेटिनम को जब इसमें डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, जो अकेले HCl या HNO3 नहीं कर सकता है। मतलब अकेले HCl रखेंगे या अकेले HNO3 रखेंगे तो वो प्लेटिनम और गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता है। एक्वा रेजिया का लैटिन में मतलब होता है रॉयल वाटर। ये रॉयल वाटर जो जितने भी सोनार उनार होते हैं उनके पास होता है, जेवर वेवर बनाने वाले। देखिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया मतलब एक हाई रिएक्टिव मेटल को जब उससे लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लो रिएक्टिव को उसके सॉल्ट से निकाल देगा और खुद जाकर जुट जाएगा, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मेटल A है
और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। देखिए, और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी है तो सॉल्ट ऑफ ए बना लेगा और मेटल बी बना लेगा। मतलब मान लीजिए कि दो दो मेटल है, ए और बी दो मेटल है। एक मेटल का सॉल्ट, बी का मेटल का सॉल्ट है, उसमें ए मेटल का सॉल्ट, ए मेटल डालेंगे। बी मेटल का सॉल्ट है और उसमें ए मेटल डालेंगे तो बी मेटल को उसमें से उसके सॉल्ट से हटा देगा और खुद ए मेटल जाकर उससे जुड़ जाएगा, उसके मतलब कि निगेटिव आयन से जुड़ जाएगा, तो बनाएगा सॉल्ट ऑफ ए और मेटल ऑफ बी। तो देखिए जैसे फेरस, एफ ई, देखिए यहाँ पर एफ ई, इस रिएक्शन में देखिएगा, इस रिएक्शन में देखिएगा कि Fe का रिएक्टिविटी सीरीज में ये Cu से ऊपर होता है। Fe जो होता है लोहा, आयरन, ये रिएक्टिविटी सीरीज में Cu से ऊपर होता है। तो CuSO4 भी मेटल है, तो ये क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को निकाल देगा, खुद FeSO4 बना लेगा। मतलब खुद जाकर आयरन जो होगा CuSO4 में से Cu को निकाल देगा, खुद जाकर जुट जाएगा और Cu अकेला हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से मतलब कि डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे उसी तरह CuSO4 FeSO4 से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Cu जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा, और Cu मतलब कॉपर, कॉपर कम रिएक्टिव होता है। Fe मतलब लोहा, लोहा जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये वाला रिएक्शन करेगा, ये वाला रिएक्शन करेगा, लेकिन पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन नहीं हो पाएगा, दूसरा रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने से लेस रिएक्टिव को निकाल सकता है, अपने से ज़्यादा रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से नहीं निकाल सकता है। उसी तरह Zn प्लस CuSO4 इसमें करेंगे तो ZnSO4 बनेगा प्लस Cu बनेगा, लेकिन Cu प्लस AgNO3 करेंगे तो ये CuNO3 Ag डिपॉजिट ऑन कॉपर। देखिए उसके बाद अगला है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। हमने क्या बोला था, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है जो मेटल की उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करती है। एक जरूरी बात देखिए, याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है जो मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करती है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम में ये जरूर पूछता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको। जैसे सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम उससे कम होता है रिएक्टिव, कैल्शियम उससे भी कम होता है, मैग्नीशियम उससे भी कम होता है, एल्युमिनियम उससे भी कम होता है, जिंक उससे कम होता है। ये मिडिल पर है, ये सब, ये जो देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाई रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव। देखिए मोस्ट रिएक्टिव में ये होगा, उससे कम होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी, ये मिडिल रिएक्टिव होगा। जैसे देखिए, जैसे जिंक जिंक आयरन, लीड, ये मिडिल रिएक्टिविटी होगा। अब बाउंड्री लाइन पर क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन से जो होगा ऊपर वो मतलब कि उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, जो हाइड्रोजन से जितना नीचे होगा उसका रिएक्टिविटी कम होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन बाउंड्री लाइन होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव Cu होगा, तो हाइड्रोजन को Cu रिप्लेस नहीं कर पाएगा। Hg भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भी कम रिएक्टिव होता है। उसके बाद सिल्वर भी नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस, क्योंकि वो भी कम रिएक्टिव होता है। उसके बाद Au, ये भी कम रिएक्टिव होता है। तो ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो रिएक्टिविटी घटते जाएगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, तो पोटेशियम की होती है। याद रखेंगे ट्रिक को, रिमाइंडर KNa, देखिए KNa डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखा हुआ है, KNaCAMGAL,
KNACAMGAL, उसके बाद ZNFEPBH, तब CUHGAHGAGAU। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। खाओ न चाचा मगर आलू। देखिए, खाओ न चाचा मगर आलू, जिंदगी फिर भी होगी, क्यूट हीरोइन अभी आओ। देखिए, इस तरह से याद करने का वो तरीका है रिएक्टिविटी सीरीज का। मेटल एंड नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्डिंग, मेटल्स और नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्डिंग, ये हम जो है ये अगला वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ मतलब कि ये हमने पढ़ा दिया आज, मतलब कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा दिया, ये सब हमने पढ़ा दिया। अगला वीडियो में क्या होगा कि ये सब आयनिक बॉन्ड मतलब केमिकल ये इसका आयनिक बॉन्ड ये सब हम पढ़ाएंगे। देखिए, फिजिकल स्टेट पढ़ा दिया, उसके बाद मेटल और नॉन मेटल का आयनिक बॉन्ड जो होगा, आयनिक बॉन्ड रिएक्टिविटी सीरीज यहीं तक आज हम लास्ट करेंगे वीडियो को। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, देखिए यहीं तक हम वीडियो को लास्ट करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज तक। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के बाद जो होगा, रिएक्टिविटी सीरीज के बाद ये है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें पढ़ाएंगे किसको, तो जिसमें हम पढ़ाएंगे आपका ये पढ़ाएंगे मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन आयनिक बॉन्डिंग, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन आयनिक बॉन्डिंग। तो यहीं पर आप वीडियो को आज समाप्त करेंगे। इसके लिए मेरा मतलब कि यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। और यहाँ पर सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा, मैथ साइंस सबका कवर किया जाएगा। और याद रखिएगा, मेरा हर यूट्यूब चैनल के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होगा। वहां से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहीं पर आपको सारा नोट्स, स्पेशल क्वेश्चन, एग्जाम के समय में प्रैक्टिस ये सब कराई जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में के ग्रुप में शेयर कर देंगे। देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। रिएक्टिविटी सीरीज आज लास्ट हुआ है, उसके बाद का पढ़ाना बाकी है। ठीक है।